एंड इट वाज अ वेरी टेरेबल पॉइंट फॉर मी। और एकदम से मेरा भाई मुझे बिजनेस भी संभालना है, 5-6 मेरे ऑपरेशंस भी हो गए और बड़ा खतरनाक हो गया मेरे साथ में। लेकिन उस समय फिर मैंने कहा कि हाउ आई विल ओवरकम इट, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि ये तो हो गया सो हो गया, अब इससे बाहर कैसे निकलूं। तब उस समय मुझे तो किताबें पढ़ने का पहले से बहुत शौक था, उस समय मैंने और किताबें पढ़ना शुरू कर दी। अब दिखता तो था नहीं, मैंने कहा चलो ऑडियो बुक्स और यूट्यूब पॉडकास्ट देखो और पढ़ो, सब पढ़ डाला। मतलब मेरे दोस्त तो बोलते थे कि तुम इतनी पढ़ाई पहले कर लेते शायद तुम्हारी जिंदगी बन जाती, लेकिन मतलब सैकड़ों किताबें पढ़ डाली मैं। उस समय मैंने जिन्ना साहब मेरे लिए एक थोड़े से मिस्टिकल फिगर, मेरे को हमेशा समझ में नहीं आता, उनकी पर्सनालिटी समझ में नहीं आया करती थी मेरे को, क्या है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। एंड आई यूट्यूब में मुझे इश्तियाक साहब का एक वीडियो दिखा, यार मैंने कहा ये तो कुछ अलग ही बात बता रहे हैं यार, ये तो एकदम जो एक अपन नॉर्मल व्यू में सुनते हैं, वो जिन्ना साहब कौन है, उन्होंने देश तोड़ दिया, ये कर दिया, ये तो कुछ अलग ही चीज बता, जो कड़वी बात और सच्ची बात दोनों की होती है। तो ये इश्तियाक साहब को, मतलब मैं इश्तियाक साहब कई बार बेचारे को क्या होता है, देखिए जो स्कॉलर होता है ना, उसकी एक बहुत बड़ी स्टडी होती है, और जब ऐसे फालतू के, अब मैं खैर उसके बारे में बात ही मत करो, जिनको देखिए मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी वाले आदमी कोई समझ सकता है, कोई क्वालिटी समझ सकता है, एंड मनी कांट बाय क्वालिटी। मैं इतना भी जानता हूं, जैसे कई लोग पैसे वाले होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि क्वालिटी नहीं उनके पास। ये क्वालिटी एक अलग चीज है, एक अलग टॉपिक है। अब रही बात जिन्ना साहब के बारे में, जो इश्तियाक साहब को जो मैं तो कम से कम कितने इनके वीडियो देखे मैंने जो अपने उनके बारे में समझा कि ही वॉज अ वेरी गुड एडवोकेट। जैसे एडवोकेट जो होता है, जो अपना केस जीतने के लिए सारे उल्लू सीधे कर देता है, इधर से उधर कर देता है। ही हैज अ पर्सनालिटी। अगर उनकी पर्सनालिटी नहीं होती तो ये देश का विभाजन करना आसान नहीं था। ही हैज अ पर्सनालिटी, लेकिन यार उन्होंने बहुत गहरे बीज डाल दिए, जो कि ये सब कॉन्टिनेंट बहुत भुगत रहा है। खासकर मतलब अब चूंकि आपने बात पूछी है, मतलब बहुत भुगत रहा है ये सब कॉन्टिनेंट इस चीज। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने विजन नहीं रखा पाकिस्तान के लिए। तकसीम हिंद 1947, द ब्लडी पार्टीशन ऑफ पंजाब, तनाज़ा कश्मीर, 1965 की पाक भारत जंग, सानियाए मशरकी पाकिस्तान और भारत का किरदार, खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार, अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर और कारगिल जंग, इंडियन पार्लियामेंट पे हमले, मुंबई हमले, बालाकोट पे भारतीय हमला, कुलभूषण यादव और बलोचिस्तान, तनाज़ात और इल्जामात में अमन की तलाश। वॉच इंडो-पाक डायलॉग विद डॉक्टर इश्तियाक अहमद एंड लीडिंग वॉइसेस फ्रॉम इंडिया। टॉकिंग पॉलिटिक्स ऑन फेडरल पोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स स्पेशल एपिसोड इंडो पाक डायलॉग। हमारे साथ इस वक्त बेंगलोर से मौजूद हैं जनाब अमित मेशवारी साहब, और हमारे साथ होते हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, जरा अमित साहब का तारुफ कराइए हस्ब रवायत, फिर आगे चलते हैं। देखें जी, अमित माहेश्वरी जो है, ये जब मैं बेंगलोर आया तो एयरपोर्ट पे इन्होंने वो पूरा एक सेरेमनी पूरी की, और वहां पे मुझे वो पहनाया गया, सर पे टोपी, गले में कुछ और। तो इट वाज अ बिग ओकेजन, जिसकी मैंने पिक्चर्स भी लगाई थी। और फिर हम इनके घर गए तो वहां पे बहुत बड़ा सरप्राइज था। एज वी एंटर्ड तो वहां पे वो इन्होंने ढोल वाले को बुलाया हुआ था, पंजाबी ढोल वाले को। तो हमने फिर मिलके वहां पे वो क्या कहते हैं, भंगड़ा भी डाला। वो भी मेरी वीडियो जो थी वो जी। तो अमित जी के साथ रेगुलरली, तकरीबन हर रोज नहीं तो हफ्ते में 2-3 दफा हमारी गपशप हो जाती है। इट्स लाइक आई फेल्ट लाइक फैमिली व्हेन आई वाज देयर। इतने हम करीब हैं। और जब मैं वेरी नाइस अमित जी, बहुत आपको हम वेलकम करेंगे। इश्तियाक साहब आप बोलिए, आप अपने बात तो कंप्लीट कीजिए इश्तियाक साहब। नहीं, मैंने कहा ये वो था लास्ट ईयर। इस साल जब मैं गया तो इन्होंने फिर बेंगलोर एयरपोर्ट में मुझे और मलिया को रिसीव किया। फिर जहां पे हमने जाना था उसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां छोड़ने गए, विच वाज क्वाइट अ डिस्टेंस एक्चुअली। फिर बाद में एक दफा दोबारा मुलाकात हुई। तो इस तरह हमारा बड़ा करीब का रिश्ता है। बिल्कुल। बहुत मैं बताऊंगा अपनी जो बातचीत है
तो इश्तियाक साहब के बारे में कैसे ये मेरे जीवन में आया ये भी मैं बताऊंगा, और एक जरूर बहुत अच्छी बताइए। अपनी गुफ्तगू और होगी। और जरा ये भी बताइए कि आपका इलाहाबाद से ताल्लुक है हाँ और जी, वहाँ हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से आपकी फैमिली है, और हाँ फिर जी, आप 25 साल हो गए आप बेंगलोर शिफ्ट हो गए, जी और जी जी जी। यहाँ पे और आपका जो है इंटरेस्ट है किताबों में और आपका इंटरेस्ट है पब्लिक स्पीकिंग में, जी ये आपकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है ये सब बातें। तो अब बताइए आप जो हमें बताना चाहते हैं कि इश्तियाक साहब के साथ, डॉक्टर साहब के साथ बिल्कुल आप। सर। यस, बिल्कुल मैं शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ग्रेट। इश्तियाक साहब ने जब बोला कि एक बढ़िया गुफ्तगू होगी, तो इट वाज ग्रेट। मैंने कहा इश्तियाक साहब के साथ बात करना ही अपने आप में एक बहुत लर्निंग होती है। तो बिल्कुल। पहला मैं शुरू करता हूँ कि आई एम बोर्न इन 1975। तो थोड़ा सा यंग बोल दीजिए, मैन बोल दीजिए मेरे को, बॉय मत बोलिए, मैन बोल दीजिए मेरे को आप। यंग मैन तो बोल यस तो मेरा 25 साल देखे हैं पिछले सदी के, और 25 साल देखे हैं इस सदी के। और तो मैं शुरू करता हूं अपनी बातचीत। और मेरे पहला पॉइंट है कि मेरे को पाकिस्तान का जो एक क्यूरोसिटी कैसे मेरे अंदर आई। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज हाउ आई गॉट सो मच क्यूरियस अबाउट पाकिस्तान। जी। तो बेसिकली मैं पैदा हुआ इलाहाबाद प्रयागराज, जो अभी सब लोग जा रहे हैं महाकुंभ नहाने के लिए। लेकिन प्रयागराज के आगे एक छोटा सा शहर है सतना करके, सतना मध्य प्रदेश में है। अच्छा। तो इट्स इन मध्य प्रदेश। हाँ जी। तो मैं, हमारा एक घर इलाहाबाद में था और एक घर हमारा मध्य प्रदेश में था, है अब आज भी है मेरा घर वहां पे। तो हमारा घर था, हमारे घर के पीछे एक भाटिया फैमिली रहा करती थी, बहुत अच्छे मतलब बड़े प्यारे लोग। और वहां पे अंकल आंटी थे भाटिया फैमिली में, देवर पंजाबी। सो वो लाहौर के थे। तो जब उनके घर में हम खाना वाना खाने जाते थे, तो वो हमको, मेरे को लाहौर की कहानियां सुनाने कर देते थे। बोलते थे कि यार वो कौन सा बाजार था, अनारकली बाजार बोलते थे, मैं वहां उनकी दुकान थी। और वो बोलते थे यार, एक कोई पंजाबी में बोलते थे कि लाहौर का खाना और अमृतसर का घूमना, ऐसे कुछ लोग बोलते थे। एंड ही वाज लाइक, हम लोग साइकिल से अमृतसर जाया करते थे। एंड ही मेड मी वेरी मच क्यूरियस अबाउट द लाहौर। और आंटी भी लाहौर की थी। उनसे मैं अभी 2 महीने पहले मिला था, एंड आई हैव स्पोकन अबाउट लाहौर। उन्होंने फिर कहानियां बताई थी लाहौर की मेरे को। तो इट वाज फर्स्ट क्यूरोसिटी जो मेरे को पाकिस्तान के बारे में आई, वो उनसे आई, लाहौर के बारे में। फिर क्या हुआ कि जो हम लोग का जो कॉलोनी था, उसमें 80% सिंधी रहा करते थे, जो पाकिस्तान से आए थे। एक तो आजादी के समय आए थे, एक 71 के पहले भी कुछ सिंधी लोग आए थे वहां पे। तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन, मुझे तो मतलब सिंधी बोलना भी आती है, लेकिन अभी तो फ्लुएंसी चली गई क्योंकि मैं कर्नाटक में, मैं बेंगलोर में हूँ 25 साल से। तो उनके साथ मेरी गुफ्तगू खूब होती थी। सुबह सुबह मिलते थे कहीं पे पार्क में, यहाँ पे तो लोग शुरू हो जाया करते थे, अरे वो सिंध चे मेरे दे तो चौंदो झूले लाल इतना दिंदा बेड़ा पार, मेरे को पूरा सिंधी शुरू हो जाते थे लोग। तो उनसे बड़ी गुफ्तगू होती थी, और वो शुरू हो जाते थे, सिंध में ये है, सिंध में वो है, हैदराबाद जकूबाबाद, और वो पता नहीं सखर, कैसे से बातें करते थे वो लोग। एक बार तो यार मतलब सॉरी टू से, मतलब मेरे पे गुस्से में उनको बोल भी दिया था, मैं तो छोटा था, 10-15 साल का था यार। यार तुम लोग इतनी सिंध के बारे में बात करते हो, चले क्यों नहीं जाते हो वहां पे। तो मतलब इट आई वाज अ किड यार, मतलब इट वाज नॉट मीनिंगफुल और समथिंग आई सेड टू देम। तो लेकिन एक चीज इस पॉइंट में मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप और इश्तियाक साहब एक बहुत लर्नड, और एक चीज है कि उन दोनों के ना, मतलब मैं देखता था उनकी आंखों में बहुत दर्द था। मैं इश्तियाक साहब को समझ सकता हूँ, इश्तियाक साहब भी लाहौर रहे हैं, फिर स्टॉकहोम चले गए। मतलब उनके इतना दर्द था, और इतना उनको वो था कि यार व्हाई वी लेफ्ट, मतलब क्यों हुआ ये। तो ये मेरी जो एक क्यूरियोसिटी जागी, वो पाकिस्तान के लिए इधर से जागी। तो ये एक था मेरा पॉइंट। दैट्स व्हाट आप आए आई वाज वेरी। हाँ जी अमित जी, आए नहीं आप कभी पाकिस्तान, आने का नहीं आपका सर, प्रोग्राम? बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है। और देखा ऊपर वाला चाहेगा तो मैं आऊंगा भी। जरूर अब आइएगा। हाँ जी तो सेकंड पॉइंट जो मेरा है, आई वांट टू टेल यू, बिकॉज एक अपनी लंबी गुफ्तगू हो रही है। आई वांट टू टेल अबाउट माई सेल्फ। मेरे लाइफ के कुछ 3 टर्निंग पॉइंट्स, और उसी टर्निंग पॉइंट्स में मैं इश्तियाक साहब से भी मिला। तो मेरे लाइफ का बेसिकली आपको पता है कि मैं, सतना मध्य प्रदेश में है एक जगह। तो
मेरा पहला टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में 2000 में। वहां बहुत उस समय मतलब बदमाशियां, गुंडागर्दी और बिजनेस बहुत डल था। तो ऐसे ही हमारा बिजनेस ड्रॉप हो गया, लूट मार हो गई वहां पे, और मुझे बेंगलोर आना पड़ा सन 2000 में। तो एक छोटे शहर से सीधे एक आईटी सिटी और एक टेक्नोलॉजी वाली सिटी में आ गया। बड़ा एक अजीब सा कल्चरल शॉक था मेरे लिए, क्योंकि बेसिकली वो एक नॉर्थ का कल्चर था और ये एकदम बिल्कुल साउथ का कल्चर है। तो एक मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ये आया। तो मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया, बेंगलोर में बिजनेस करने लग गया। प्लाईवुड का और लैमिनेट का मेरा बिजनेस है यहाँ पे। दूसरा टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ में आया, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो आया 2016 में, 2016, व्हेन माय फादर पास्ड अवे। और मैं उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। मतलब आई वाज वेरी मच इन लव विद माय फादर, एवरीबॉडी हैज अ लव विद द फादर, बट आई वाज नॉट रेडी फॉर हिज डेथ। तो उस समय मैं बिल्कुल ग्रीफ में चला गया। एंड दैट टाइम एक न्यू जर्नी चालू हुई मेरे साथ में कि आई वेंट टू द स्पिरिचुअलिटी। मैं एक एक अपने आप को हील करने के लिए मैं स्पिरिचुअलिटी में चला गया। बहुत भटक तो मैं शुरू से, मेरे को घूमने की बहुत ट्रैवलिंग की आती है, लेकिन बहुत भटका मैं। और उसमें कई लोग मिले मुझे, जैसे ओशो एक बहुत बड़े धर्मगुरु हैं यहाँ के। कई किताबें पढ़ी, बाइबल पढ़ी, गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, सब पढ़ लिया उस समय। मतलब ऐसा एक स्पिरिचुअलिटी में चला गया था मैं। मेरे लाइफ में तीसरा टर्न पॉइंट जो आया, वो एक थोड़ा सा बड़ा ट्रेजिक था। 2020 में कोविड के समय आया तीसरा टर्निंग पॉइंट। मेरे दोनों आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई अचानक। एंड इट वाज अ वेरी टेरेबल पॉइंट फॉर मी। और एकदम से मेरा, भाई मुझे बिजनेस भी संभालना है, 5-6 मेरे ऑपरेशंस भी हो गए, और बड़ा खतरनाक हो गया मेरे साथ में। लेकिन उस समय फिर मैंने कहा कि हाउ आई विल ओवरकम इट। मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि ये तो हो गया सो हो गया, अब इससे बाहर कैसे निकलूं। तब उस समय मुझे तो किताबें पढ़ने का पहले से बहुत शौक था। उस समय मैंने और किताबें पढ़ना शुरू कर दी। अब दिखता तो था नहीं, तो मैंने कहा चलो ऑडियो बुक्स और यूट्यूब पॉडकास्ट देखो और पढ़ो, सब पढ़ डाला। मतलब मेरे दोस्त तो बोलते थे कि तुम इतनी पढ़ाई पहले कर लेते तो शायद तुम्हारी जिंदगी बन जाती, लेकिन मतलब सैकड़ों किताबें पढ़ डाली मैंने। उस समय मैंने, जिन्ना साहब मेरे लिए एक थोड़े से मिस्टिकल फिगर थे। मेरे को हमेशा समझ में नहीं आता था, उनकी पर्सनालिटी समझ में नहीं आया करती थी मेरे को, क्या है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। एंड आई यूट्यूब में मुझे इश्तियाक साहब का एक वीडियो दिखाई दिया। यार मैंने कहा ये तो कुछ अलग ही बात बता रहे हैं यार। ये तो एकदम जो एक अपन नॉर्मल व्यू में सुनते हैं, वो जिन्ना साहब कौन है, उन्होंने देश तोड़ दिया, ये कर दिया, ये तो कुछ अलग ही चीज बता रहे हैं। दैट हाउ इश्तियाक साहब केम टू माई लाइफ। और उनके वीडियो में रेगुलर देखने लग गया। फिर इनके कॉन्ट्रा वीडियोज, ये वीडियो वो वीडियो, सब वीडियो में देखने लग गया। और फिर एक दिन मेरे को मालूम पड़ा कि इश्तियाक साहब ने डाला कि मैं तो इंडिया आ रहा हूँ। अरे मैंने कहा यार इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि एक जैसे एक शिष्य होता है, जैसे एक स्टूडेंट होता है, उसको वो मिल जाए। और मैंने बहुत इनकी किताब भी पढ़ी, मतलब किसी से पढ़वाई, मीता से, मेरी वाइफ से। और मैंने बहुत उसके ऊपर स्टडी करी, उसके ऊपर मैंने अलग अलग यूट्यूब से भी, इस समय भी स्टडी करी मैंने। फिर इश्तियाक साहब आए, और जैसा उन्होंने बताया 2 बार आए, हमारे घर भी आए, और हम लोगों ने इनका बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है यहाँ बेंगलोर में। लोगों ने इनको, मैं हसन साहब आपको एक बात बताऊंगा, आई वॉज सरप्राइज जब ये सेकेंड टाइम आए थे इश्तियाक साहब। तो मुझे ये 10 दिन थे, और भाभी वॉज टेकिंग अ ट्रीटमेंट। तो हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए थे, बहुत छोटे से रेस्टोरेंट में। और मैंने सोचा था यहाँ तो मतलब इट वॉज लाइक कि चलो यार ऐसे चाय पी के आते, क्योंकि 10 दिन तक बेचारे वो अंदर थे वहां पे। इनको लगा यार कोई गप मारने वाला चाहिए, अमित बस तू आ जा। इनके राइट साइड में एक आदमी बैठा था, एक लेफ्ट साइड में एक आदमी बैठा था। राइट साइड वाला आदमी इनको देख रहा है, लेफ्ट वाला साइड में इसको आदमी देख रहा है। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, दोनों इनको पहचानते। इश्तियाक साहब आपको याद है ये बात? जी मुझे याद है, हाँ बिल्कुल। दोनों इनको जानते हैं। तो इतना ज्यादा लोगों का चीजों के बारे में जानने का शौक है, मतलब इंडिया के अंदर, कि भाई क्या है, कौन है, ये है। मतलब पीपल आर क्रेजी अबाउट द स्कॉलरशिप, स्टडी के बारे में। बिल्कुल। और हम दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, हम दोनों को बड़ा जी आप बोल रहे थे आप। ऑनेस्ट कंट्रीब्यूशन है। और ये अभी ये देखिए, और अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा अमित जी कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इज समवॉट मिसअंडरस्टूड ऑन बोथ साइड्स। यहाँ वाले समझते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो जिन्ना साहब की मुखालफत में बात करते हैं, वहाँ वाले समझते हैं कि वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड लाइनर हैं
और वो कुछ जिन्ना साहब को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं। ये भी चीज हमने देखी है कि बिकॉज ही इज अ स्कॉलर और ही इज सो ऑनेस्टली कमिटेड टू व्हाट ही इज डूइंग, उनके सामने तो जो तस्वीर आएगी वो पेश कर देंगे हमारे सामने। इसमें उनकी तरफ से तो कोई मतलब उनका तो कंट्रीब्यूशन ये है कि ही इज डिगिंग द ट्रूथ एंड ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड। अब वो किसी को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये तो अलग बात है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इनकी जो जिन्ना साहब के बारे में जो लिखाई है, जो उन्होंने लिखा है, तो उससे आपका जिन्ना साहब के बारे में क्या तस्वीर आपके माइंड में क्या आई वो पढ़ के? सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मेरे फादर एक बात बोलते थे कि जो आदमी, मेरे पापा जो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन वो एक बात बोलते थे कि जो आदमी हर समय मीठा बोलता है ना, उससे थोड़ा दूर रहना तुम। मेरे को हमेशा बोलते थे पापा, और बोलते थे तुम्हारा सच्चा दोस्त वही है जो कड़वी बात बोले और मुंह पे सच्ची बात बोले। तुमको जो कड़वी बात और सच्ची बात दोनों की होती है। तो ये इश्तियाक साहब को, मतलब मैं इश्तियाक साहब कई बार बेचारे, वो क्या होता है देखिए, जो स्कॉलर होता है ना उसकी एक बहुत बड़ी स्टडी होती है, और जब ऐसे फालतू के, अब मैं खैर उसके बारे में बात ही मत करो, जिनको देखिए मैं चाहता हूं कि एक क्वालिटी वाला आदमी, क्वालिटी वाले आदमी को ही समझ सकता है, क्वालिटी कोई क्वालिटी समझ सकता है, एंड मनी कांट बाई क्वालिटी। मैं इतना भी, जैसे कई लोग पैसे वाले होते हैं लेकिन मैं देखता हूँ कि क्वालिटी नहीं उनके पास में, तो ये क्वालिटी एक अलग चीज है, एक अलग टॉपिक है। अब रही बात जिन्ना साहब के बारे में, जो इश्तियाक साहब को जो मैं तो कम से कम कितने इनके वीडियो देखे मैंने जो अपने बारे में उनके बारे में समझा कि ही वॉज अ वेरी गुड एडवोकेट। जैसे एडवोकेट जो होता है, जो अपना केस जीतने के लिए सारे उल्लू सीधे कर देता है, इधर से उधर कर देता है। ही हैज अ पर्सनालिटी। अगर उनकी पर्सनालिटी नहीं होती तो ये देश का विभाजन करना आसान नहीं था। ही हैज अ पर्सनालिटी, लेकिन यार उन्होंने बहुत गहरे बीज डाल दिए जो कि ये सब कॉन्टिनेंट बहुत भुगत रहा है। खासकर मतलब अब चूंकि आपने बात पूछी है, मतलब बहुत भुगत रहा है ये सब कॉन्टिनेंट इस चीज को। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने विजन नहीं रखा पाकिस्तान के लिए, और हम लोग एक थोड़े से लकी हैं कि हम लोग को जवाहरलाल नेहरू जैसा और एक दो लोग नेता अच्छे मिल गए, शास्त्री जी जैसे, मौलाना आजाद जैसे। और मैंने इनका एक वीडियो देखा था इश्तियाक साहब का, मौलाना आजाद के ऊपर, एक 1946 में इन्होंने जो एक मौलाना आजाद है जो एक वॉइस स्पीच दी है। 1946 में दी इश्तियाक साहब की 47 में दी थी वो स्पीच। उनकी नहीं, एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था, फिर वही जो है स्पीच उन्होंने 47 में जामे मिलिया में भी की थी। वो यानी जो इंटरव्यू है ना तकरीबन वैसी ही है। उसमें वो 13 पॉइंट थे कि ये होगा पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने बताया कि 11 वो पूरे हो गए जी। वो वीडियो मैंने इश्तियाक साहब का 2 बार देखा था, और यार मैं तो कहता हूं उस समय की जो लीडरशिप थी, आप सोचो लोग इतने स्ट्रगल से निकले थे ना। भाई लीडरशिप कब आती है? जब आदमी स्ट्रगल में रहता है। जो आदमी अयाशियों में रहता है उसमें लीडरशिप कभी नहीं आएगी। अब उसको क्या करना है यार? तो उस समय के लीडरों ने इतनी झेली थी, अपनी ये स्ट्रगल झेली थी। आप देखो सबकी लाइफ को। तो वो मौलाना साहब की जो स्पीच है वो सुन के तो मेरे को पहले बार, मैं सच कह रहा हूँ इश्तियाक साहब, मुझे लगा शायद ये कोई फेक है, क्योंकि हर बात कैसे सच हो सकती है, और इतनी दिल से बोली थी वो बात, तो इस तरीके से देखा जाता है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत गहरी मतलब अगर ये आज अगर अपन लोग प्रॉस्पर हो गए होते तो अपने ये 1947 के बारे में बात भी नहीं करते। लेकिन चूंकि आज हम सब एक परेशानी में जूझ रहे हैं तो हम ये 1947 के बारे में बात करते हैं सर। ये मेरा मानना है। ये एक फिर डॉक्टर साहब की तरफ ले जाते हैं एक सवाल। डॉक्टर साहब, ये जो एक जिन्ना साहब के बारे में आया कि तकसीम तो वो यकीनन चाहते थे, लेकिन एनिमोसिटी तो नहीं चाहते थे वो। ऐसा तो उनका कहीं माइंड में कोई प्लान्स में या उनकी स्पीचेस में आपको कहीं ऐसी रिफ्लेक्शन नजर आई कि वो एक एनिमी स्टेट क्रिएट करना चाहते थे हिंदुस्तान के लिए, विच अल्टीमेटली हैपेंड? नहीं, ऐसे हुआ है कि वो देखे, अगर वो कहते कि नहीं जी हम मिल के रह सकते हैं ये है, तो फिर पार्टीशन ना होती। तो पार्टीशन करवाने के लिए उन्होंने वही आर्गुमेंट्स इस्तेमाल की जो जस्टिफाई करता था कि हिंदू और मुसलमान मिलके अमन से एक मुल्क में नहीं रह सकते। अब
उस बुनियाद पे जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद उसका असर यही है ना कि हम दोनों जो हैं वो मुख्तलिफ कौमें हैं और उसके बाद एक के बाद एक के बाद जंगें शुरू हो गई। कश्मीर की जंग के अंदर जिन्ना साहब ने एक्टिवली हिस्सा लिया है, बल्कि जनरल ग्रेसी को उन्होंने हुक्म दिया कि आप पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्टली कमिट करें, एंड ग्रेसी रिफ्यूज। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जिन्ना साहब, मेरे ख्याल से जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाने के बाद क्या होगा उस पर उनको टाइम ही नहीं मिला सोचने का, ये कहना चाहिए। बिल्कुल सही चलिए बात है, बिल्कुल सही लेते बात है, हैं बिल्कुल बात है। और अमित। अभी अलबत्ता जी पाकिस्तान में जी डॉक्टर जी, साहब आप मुकम्मल कीजिए बात, आप मुकम्मल कीजिए बात अपनी। हाँ मैं कह रहा हूं उनको टाइम ही नहीं मिला। और लेकिन असर यही हुआ कि जब ये मुल्क टूटा तो 1 मिलियन कम से कम लोग मारे गए, हम्म 14 से 15 मिलियन लोग घर से बेघर हुए। तो मैं सो हर एक के पास एक दुख की कोई कहानी है, तो वो फिर दोनों स्टेट्स का हिस्सा बन गई। तो हम कह सकते हैं कि जिन्ना साहब ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोचा, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने वही आर्गुमेंट्स इस्तेमाल की जो तकसीम को जस्टिफाई करती हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपके सामने और मेरे सामने है। वो हमारे सामने एंड वी आर लिविंग थ्रू इट। अमित जी, ये जब जिन्ना साहब के ये टू नेशंस थ्योरी की जब बात होती है तो अभी जो माहौल हमें नजर आता है पाकिस्तान में रह के कि जो हिंदुस्तान में एक हिंदू नेशनलिज्म सामने आया, तो पाकिस्तान में रहने वाले तो कहते हैं कि फिर जिन्ना साहब वाज राइट, इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन इट केम आउट एंड इट डिड कम आउट। तो अब उसको वो उस सारे आर्ग्यूमेंट को जो जिन्ना साहब के अगेंस्ट भी जाता था, वो अब वो पाकिस्तान में तो रह के अब वो लोगों की नजर में जस्टिफाइड है व्हाट ही डिड। सी हाउ इट इज। सर थोड़ा सा इसमें मैं आपको एक बात बोलूंगा, बीइंग अ वेरी लेमैन एंड चूंकि मैं बहुत लोगों से मिलता भी हूँ सर, हिंदुस्तान के जो, अब मैं हिंदू मुस्लिम क्या बोलूं, मतलब चलिए मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना, वो जानते हैं किससे परेशान है? वो परेशान है, जैसे आपकी, एक मजाक में लीजिए कि आपकी वाइफ डेली आपसे पूछे कि तुम मेरे से लॉयल हो कि नहीं हो, तुम मेरे अलावा मेरे लॉयल हो कि नहीं हो। ये हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है। ये जिन्ना साहब की जो तकरार हुई ना, अब कुछ भी होता है पाकिस्तान की तरफ से, ये बेचारे जो अपने घर चला रहे हैं, जिनको अपने बच्चे पालने हैं, जिनको अपने बच्चों की शादी करनी है, जो जिनको कुछ मालूम ही, जो रेडिकल है ही नहीं, मैं बात रेडिकल को आप छोड़ दीजिए, जो एक आम है। और मैं अब आपको इसी में शुरू करता हूँ, ये जो मतलब मेरा थर्ड पॉइंट भी इसी से शुरू होता है सर, मैं आपकी इजाजत से शुरू करता हूँ कि कुछ मिथ हैं पाकिस्तान में इंडिया के बारे में। पहले आपने जो बात बोली हिंदू नेशनलिज्म, आप एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, उनको इंडिया के बारे में कुछ नहीं मालूम है। जैसे हम पंजाबियों से जानते हैं, हम सिंधियों से मिलते हैं, बलूचियों से तो नहीं मिलते हैं, हम लोग को सब कल्चर मालूम है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म जो है वो केवल डिजिटल में है, हवा में है वो। और ये मैं अनबाइस्ड होकर बोल रहा हूँ, मैं सच बोलने में डरता भी नहीं हूँ सर। सर ये एक फैब्रिक है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। बनारस की साड़ियां बनती हैं और पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। ये एक वैल्यू चेन है सर, सप्लाई चेन है। साड़ियां कौन बनाता है? मुस्लिम कम्युनिटी। साड़ियों को कौन फैक्ट्री में बेचता है? हिंदू कम्युनिटी। लेने वाले कौन है? हिंदू। अब जब आप सप्लाई चेन ही छोड़ दोगे, अब आप मुस्लिम को हटा दोगे वहां से, साड़ी कौन बनाएगा यार? ये सब जो है ना, ड्राइंग रूम में लोग बैठ के अपनी अपनी बातें कहानियां कर देते हैं। ये एक सोशल फैब्रिक है, इसको आप नहीं तोड़ सकते। बेफालतू में अपना टाइम खराब कर रहे हो। 77 ईयर्स तो खराब कर ही दिए आप लोगों ने, और आप खराब कर दोगे। कुछ भी नहीं है सर, मेरे घर में नमाजें पढ़ी जाती है सर। अब आपको मैं बताऊं, हम मुस्लिम लोगों के शादियों में हम जाते हैं, वो हमारी शादियों में आते हैं। मेरा 80% कस्टमर मुस्लिम है मेरे।
ये सब नहीं है। हाँ, अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे हिंदुस्तान में। अब ऐसा भी नहीं है कि सब यहाँ पे एकदम हर सोसाइटी में गड़बड़ किया है। हमारा जो हिंदू कल्चर या इंडियन कल्चर समझिए, ये एक पाकिस्तानियों को मिथ है कि ये मंदिर में जाना, इसको हिंदू कल्चर बोलते हैं। ये बॉम्बे में शाहरुख खान, अक्षय कुमार, यही बस इंडिया है। अरे भाई, इंडिया बहुत बड़ा है सर, मैंने तो पूरा ट्रैवल किया है। इतना बड़ा है सर। बैंगलोर कितना बड़ा शहर है, 1.5 करोड़ की तो पॉपुलेशन बैंगलोर की है सर। तमिलनाडु कितना बड़ा है, केरला कितना बड़ा है, आंध्रा कितना बड़ा है, गोवा कितना बड़ा है। सबका एक कल्चर है, सबका एक कल्चर है सर। ये इतना बड़ा है ये देश। अगर ये यहाँ पे सोशल फैब्रिक नहीं जोड़ा जाता, ये देश कैसे चलता? बस हमारे देश की और हमारे सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो है कास्टिज्म। इसने हमारी सब कॉन्टिनेंट का बेड़ा गर्क कर दिया सर। आप गलती को स्वीकार करोगे तो गलतियों को आप सुधारोगे, आप हवा में बातें करोगे तो गलती नहीं सुधरेगी। ये कास्टिज्म ने हमारे देश का सब कॉन्टिनेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। और आप, इश्तियाक साहब तो इतने बड़े राइटर हैं, हमारे B.R. अम्बेडकर साहब ने किताब लिखी थी वेटिंग फॉर वीजा। उन्होंने 1937 में ये किताब लिखी थी और उन्होंने कहा था कि हर समाज में ये प्रॉब्लम है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि तुम लोग नफरत फैलाओ। कहां तक फैलेगी? क्या हो रहा है नफरत का सर? इंडिया में जातिवाद चल रहा है, पाकिस्तान में वो बोलते तुम पंजाबी हो, तुम सिंधी हो, तुम बलूची हो। इसका अंत कहां होगा? आप नफरत का अंत कहां करोगे आप? वो बोलते हैं हम बरेलवी हैं, वो बोलते हैं हम देवबंदी हैं, इधर तोड़े जा। हर आदमी अपने आप को स्पेशल साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ये मानना है सर, देश हिंदुस्तान ऐसे नहीं चलता। ये कुछ लोगों को आना है। अब एग्जाम्पल के बताऊं, मेरे को कई लोग बोलते हैं यार पाकिस्तान में तो बहुत ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा यार, जब तक मैं पाकिस्तान जाके वहां के लोगों से नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग। आज इश्तियाक साहब यहाँ आए, 2 बार आए, लोगों से मिले, तब उन्होंने कुछ कमेंट किया। अब हमारे महात्मा गांधी जी भी जब आए थे, उनके बारे में सबने, जब वो साउथ अफ्रीका से आए थे, तो सब ने बोला था कि यार ये करेंगे वो करेंगे। बोला नहीं यार, रुक जाओ, 2 साल मेरे को पूरा हिंदुस्तान घूमने दो, पूरा इंडिया घूमने दो, तब मुझे समझ में आएगा इसकी प्रॉब्लम क्या है। इश्तियाक साहब, इफ आई एम राइट और रॉन्ग, मतलब शायद आपको याद होगा ये चीज। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। सर हसन साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लोग अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के पीछे कुछ भी कर देते हैं यार, लोग कुछ भी कर देते हैं। और मेरे को तो लगता है कि वी हैव वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम। और ये पाकिस्तान के लोगों को ये मिस्ट्री को तोड़ना पड़ेगा कि यहाँ इंडिया एक्चुअली में है क्या। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में जो लोग हैं वो पागल हैं अपनी इनर इंजीनियरिंग के पीछे। जो 3-4 हजार साल की जो अपने, मतलब मैं अभी दोनों की बात कर रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूँ। अपने यहाँ लोगों में इनर इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत काम किया है। इनर इंजीनियरिंग का मतलब हो गया सेल्फ कॉन्शियस। ये मंदिर जाना हिंदुइज्म नहीं है। सेल्फ कॉन्शियस ये है हसन साहब कि आपको ऐसे ऐसे चमत्कार मिलेंगे यहाँ पे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, कि लोग बता देते हैं कि इस तारीख को इतने बजे मैं अपना शरीर छोड़ के जा रहा हूं। आपको बिलीव नहीं होगा सर। लोग आपको अपने पास्ट लाइफ में ले जाते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। मैं गया हूं, मतलब अब मैं गया हूं, मैंने ये मेडिटेशन किया हुआ है। ये सब बातें पाकिस्तान वालों को मालूम नहीं। पाकिस्तान वालों को लगता है बस एक मंदिर है, एक मस्जिद है, बस वही हिंदुस्तान है। हर 100 किलोमीटर में एक मिस्टिकल आदमी हिंदुस्तान में रहता है, कोई आश्रम है, कुछ है, और उसका एक अलग ही एक इंटीरियर, जिसको क्या बोले, कॉन्शियसनेस जो होता है, जिसमें इश्तियाक साहब भी एक इंस्टीट्यूट में गए थे, वो योगा, ये सब करते हैं लोग। तो इंडिया ने इनर इंजीनियरिंग के ऊपर जो काम किया है, जो भारत ने इनर इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया, वो किसी देश ने नहीं किया। तभी तो एप्पल के जो वाइफ है, आप ऋषिकेश जाओगे, आप बेंगलोर आओगे, यहाँ रविशंकर जी का एक गुरु जी का आश्रम है। इस पे ये एक इंडिया की इनर स्ट्रेंथ है सर। ये इसके कारण हम लोग चल रहे हैं। और ये बाकी ये सर जो यूट्यूब में आके जो ड्रामा करते रहते हैं, झंडा फहराते रहते हैं, सब तो सर हर जगह रहेंगे और इनको कोई इनका वाजिब नहीं सर। ये क्वालिटी नहीं है। ये सब टाइम पास टाइप के लोग हैं और इनको कुछ जिंदगी में चाहिए नहीं। ये सॉरी टू से जाहिल है, ये सब जाहिल है, ये सब तो लोग। तो ये मेरा एक मानना है। ये पाकिस्तान। दूसरा, आप एक समझो इंडिया के अंदर लोगों की चाहत क्या है। एक तो ये इनर इंजीनियरिंग की इंडिया के लोगों की चाहत है। दूसरा, इंडिया के लोगों की, जो इश्तियाक साहब ने भी कई बार बातचीत में कहा कि हम लोगों का जो नेचर है ना, हम लोग बिजनेसमैन है। हम लोग का नेचर तिजारत जिसको आप बोलते हैं, हम लोग बेसिकली एक बिजनेसमैन है सर। हम लोग को बिजनेस चाहिए। हमारा कोई भी आके बगल में रहता, हम लोग एक ही बात बोलते हैं, भाई तू, तेरे को जो करना है कर,
हम लोग को डिस्टर्ब मत करना, हमारा बिजनेस चलने देना। आज हमारे यहाँ बिजनेस का एक बहुत बड़ा महत्व है सर। तो ये दो हैं, ये आप लोग को पाकिस्तान की जनता को समझना पड़ेगा सर। ये एक दो चीजें जो इंडिया के अंदर है, और उसी के कारण ये कई लोग बोलते हैं नहीं जो हो गया अच्छा हो गया। तो यार मतलब मेरा एक पॉइंट ये है सर। जी सर, आगे आप बोलिए सर, आप बोलिए सर। जी जी डॉक्टर साहब, बढ़ाइए गुफ्तगू को आगे, आपके दिमाग में कोई बात हो तो। नहीं, मैं समझता हूँ डॉक्टर हसन जफर ने जो बात की है कि लोग अब समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर खास तौर पे बीजेपी जो है वो जो सियासत करती है उसमें वो रिलीजन कार्ड, कम्युनल कार्ड तो प्ले करती है ना, ये सबको नजर आता है। लेकिन उसका जवाब मेरे पास ये है कि अगर हिंदुस्तान की तकसीम ना होती तो हिंदू राइट के पास कोई आर्गुमेंट भी तो ना होती कि इन्होंने मुल्क तोड़ा है हमारा। तो ये कार्ड जरूर प्ले किया जाता है और इलेक्शन में ये कार्ड इस्तेमाल भी होता है, लेकिन इसकी बुनियाद तो पार्टीशन ही है ना कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। तो वहां पे जो एक लॉबी है वो कहती है कि यार अगर पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए तो फिर यहाँ पे अब मुसलमान क्यों है। अब उन्हें कैसे समझाया जाए कि जिन लोगों ने 47 में फैसला किया कि वो इंडिया में रहेंगे वो पाकिस्तान के हक में नहीं थे, दे डिडंट वांट पाकिस्तान। मगर ये लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है। अलबत्ता इस पे सियासत जरूर हुई है। मेरी आर्गुमेंट हमेशा बनती है कि अगर पार्टीशन ना होती तो फिर क्या ये कहते हैं मुसलमानों को, कुछ भी नहीं कह सकते थे ना। अब तो ये कहते हैं कि आपने मुल्क तोड़वा दिया और तोड़वाने के बाद ये 4 जंगें भी हुई हैं, यहाँ पे टेररिज्म हुई है, बॉम्बे के अंदर अटैक हुआ है। इसको एक और एंगल से देखिए डॉक्टर साहब जी, कि जब ये बात हम समझते हैं कि ये कांटा दिलों में मौजूद है हिंदुस्तान में कि मुल्क को तकसीम किया गया और अलहदा बनाया गया। जब हम पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए अब हमारी सेंसिबिलिटीज बहुत डिफरेंट हो गई हैं पाकिस्तान में, ये बात शायद हिंदुस्तान में लोगों को समझने की जरूरत है कि हमारी सेंसिबिलिटीज इस वक्त क्या हैं। हमारी सेंसिबिलिटीज ये हैं इस वक्त पाकिस्तान में रह के कि जब वो हिंदुस्तान से ये बात आती है कि अब पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे, 10 कर दिएंगे, 4 हो जाएंगे, और यहाँ के बारे में जो परसेप्शंस वहाँ आती है तो उसका भी एक यहाँ पे लोगों के दिलों में, दिमागों में एक रिएक्शन आता है कि आप हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। यू आर नॉट टायर्ड ऑफ प्लेइंग द बिग ब्रदर इन द रीजन। आप एक हेजमनी चाहते हैं, आप चाहते हैं हम आपके बगल बच्चे बन जाए, ये चीजें दिमागों में आती हैं। फिर उसका एक रिएक्शन आता है, फिर उसके जवाब में आता है कि अच्छा अगर आप ऐसे ही सोच रहे हैं तो फिर हमको तैयारी करते हैं उसके जवाब में, देन इट ट्रिगर्स ऑफ टू अदर डायरेक्शंस। तो ये चीजें विशेष सर्कल बन चुके हैं ना, बिल्कुल सही है। जो पाकिस्तान के अंदर जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल एक विशेष सर्कल बन गया। जब विशेष सर्कल है, जब हम वीडियो लगाते हैं इंडो पाक डायलॉग की, कोई नीचे इस किस्म का कमेंट करता है, फिर जवाब में कोई पाकिस्तानी उसका एक जवाब देता है, फिर वो बात गाली गलौज पे आती है, फिर वो वहां पे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ली जाती हैं कि अच्छा तुम ये करोगे फिर हम ये करके दिखाएंगे, तुमने हमारा मुंह तोड़ा, उनके फिर हमारा और तुम्हारा और तोड़े, वो बात फिर बढ़ते बढ़ते बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, ऐसे ही कहीं फंडामेंटली कहीं कोई ऐसी चीज मौजूद है जो चिंगारी ठंडी नहीं होने पा रही है, वो बात भड़कती है और फिर वो कश्मीर भी जाती है, फिर वो नागालैंड भी जाएगी, फिर वो बलूचिस्तान और BLA और फिर अफगानिस्तान, बिल्कुल सही है, spirals around everywhere। जफर साहब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अपन तो आज दोस्ती की बात कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मसला कहाँ पे आ रहा है। मैं बताता हूँ आपको सर, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अपनी टॉक होनी चाहिए क्वालिटी वाली टॉक। सर आपको सच बोलूं, एक कहावत बोली थी बेनोडो पार्ट ने कि और इफ योर एनिमी इज डूइंग मिस्टेक्स बी साइलेंट। हम लोग एकदम साइलेंट बैठे हैं सर, आप लोग सारी मिस्टेक खुद ही कर रहे हो। हम लोग आज की डेट में यंगस्टर जो है ना इंडिया के, उनको पाकिस्तान से, जो हम लोग के समय जो पाकिस्तान का जो था, एक ही क्रिकेट मैच में हराना है, वहां हराना है, यहाँ हराना है,
और बेंगलोर का सर हम मैच लोग को याद कुछ भी नहीं है। हो? आज की यंगस्टर्स, आज की मेरी बेटी और मेरे बेटे को तो पाकिस्तान के बारे में बस यही है कि बस क्रिकेट मैच आता है, हम देख लेते हैं, चले जाते हैं। सर, मिस्टेक्स यू आर डूइंग, आई एम नॉट हियर, वी आर फॉर फ्रेंडशिप, बट अभी आपने एकदम खुला मैदान दे दिया इंडिया वालों को। सर आपने सारी मिस्टेक आप ही कर रहे हो, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं सर। बेसिकली हम लोग तो छोले भटूरे खा रहे हैं। आप बेसिकली ये अभी पाकिस्तान के टुकड़े करने में, ये जो महात्मा गांधी की, मैं अभी क्या बोलूं, अगर किसी आप अगर नेगेटिव खेलोगे ना तो नेगेटिव आपके ऊपर भी आएगा। ये गंदा खेल नहीं खेलना है भाई। आप एक मजाक के रूप में लीजिए कि दूसरों की बीवी के चक्कर में क्यों परेशान रहता है पाकिस्तान। अरे अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है, अरे लड़ने दो जिसको लड़ना है यार। तुम क्यों चौधरी बन के जा रहे हो अफगानिस्तान लड़ने के लिए, करने की तो मिस्टेक पाकिस्तान करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। हम तो आराम से बैठे हैं सर। हमने क्या किया सर बताइए। यूनाइटेड नेशन जैसा जो एक फोरम है जहां पे आप लोग को पूरे वर्ल्ड का एक रखना चाहिए, वहां भी आप कश्मीर गाते हैं, वो करते हैं। अरे मालिक छोड़ो, आप अपने देश को आज, मैं अभी इश्तियाक साहब से मेरी बात हो रही थी, सर समाज का आदमी अगर आप कमजोर पड़ जाए सोसाइटी के अंदर ना, हर आदमी आपको लपेड़े मारता है आके। पहला काम तो अपने आप को स्ट्रांग करना है। आज देखो ना, लपेड़े पड़ रहे हैं उस कंट्री को जिनको, जो स्ट्रांग नहीं है। कोई बोलता है मैं तुमको ले लूंगा, मैं तुमको खरीद लूंगा, तुमको मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा। सर आप इस बात को मानिए, गलतियां इंडिया की तरफ से देखिए, मैं आपको बताता हूं, तू वाजपेयी जी के बाद में लोगों ने दिमाग लगाना एकदम बंद कर दिया। हम लोगों की तरफ से अब एकदम हो गया कि भैया छोड़ दे यार उसको, आगे बढ़ो, अपने को स्ट्रांग बनाना है, ये करना है। ये मैं एक नेशनलिस्ट होकर नहीं बोल रहा हूं सर, मैं, क्योंकि मैं तो बेसिकली अनबाइस्ड होकर बोल रहा हूं सर ये चीज। ये आई एम नॉट बिकमिंग ए नेशनलिस्ट और नॉट एडवोकेट। और जिस दिन पाकिस्तान स्ट्रांग बन गया ना सर, जो गोरे हैं ना वो आपके पास आ जाएंगे सर, वो इंडिया में नहीं आएंगे, वो किसी के सगे नहीं है सर। वो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान है कि अपने बूढ़े माँ बाप के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान है जो हम अपने, आज इश्तियाक साहब को हम प्रेम करते हैं ऐसे पिता के जैसे। ये गोरे नहीं करेंगे सर कभी आपके साथ में, गोरे कभी नहीं करेंगे। वो तो देखते हैं मेरा इंटरेस्ट क्या है। आज पाकिस्तान में अगर बिजनेस बढ़ जाए, सब बढ़ जाए, गोरे इंडिया से बात करना बंद कर देंगे। वी नो दैट, ये बंद कर देंगे इंडिया से बात करना। ये कोई हम लोग कभी दिखा रहे हैं इंडिया राइजिंग, मुझे मालूम है क्यों दिखा रहे हैं। कुछ नहीं है इन लोग के पास। दे आर वेरी क्लियर, दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर कैपिटलिस्ट, दे आर कैपिटलिस्ट, दे आर नॉट सोशलिस्ट। वो नहीं छोड़ेंगे सर। इश्तियाक साहब आप इसमें डालिए रोशनी। नहीं बिल्कुल, मेरी तो सारी जिंदगी की एक ही समझ है कि 200-300 साल वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो डोमिनेट कर लिया है, अब ये एशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हो चुका उसको वहां ही रखें, अपने इलाकों में कोऑपरेशन हम शुरू करें। यानी बैठ के इंडिया की गलतियां हम गिनाना शुरू कर देते हैं, वो हमारी शुरू कर देते हैं। व्हाट इज द वे आउट? कभी दोनों साइड्स बैठ जाओ और डायलॉग के जरिए फैसला कर लो कि हमने क्या चीज अब करनी है और क्या नहीं करनी है। कश्मीर के ऊपर जो मैंने हल बताया है, एक्चुअली वो ही एक हल है कि जो इंडिया का कश्मीर है वो उनके पास रहेगा, जो हमारे पास है वो हमारा रहेगा। अगर इसके ऊपर कोई जंग हुई तो दोनों का नुकसान उसके अंदर है। इसके अलावा और तो कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर इज नो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही बात सर। कश्मीर जंग ये जंग तो ये बहुत ही खराब चीज है सर। जी जी। और जंग मसला तो बहुत ही खराब चीज है। इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड शुरू हो जाए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चांस मिले बढ़ने का आगे। मुझे याद है एक जमाने में माहौल बड़ा अच्छा था, तो मैं इत्तफाकन लाहौर में था। ये जब वाजपेयी साहब आ रहे थे तब बाय चांस आई वाज इन लाहौर। तो एक सोशल गैदरिंग में पाकिस्तान के कई इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए थे और वो कह रहे थे अगर इंडिया से ट्रेड होती है तो उनको 170 मिलियन का मार्केट मिलेगी, हमको 1 बिलियन की मार्केट मिलेगी। सो दे वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक के ट्रेड होनी चाहिए। लेकिन जब वो कारगिल वाला इशू हो गया तो वो बैक बर्नर पे ऐसा गया कि उसके बाद दोबारा वो चांस नहीं बना। उसके बाद
अब किसने क्या कर दिया, समझौता एक्सप्रेस उधर से आती थी तो वहां पे उन्होंने वो क्या कहते हैं सैबोटाज करके लोग मार दिए, इधर से हमने बॉम्बे का अटैक करवा दिया। तो जिन लोगों ने इस सारी पीस इशू को सैबोटाज करना था उन्होंने करके देख लिया है। अब इसके बाद या तो जंग है, विच आई होप डजंट हैपन। ये आप देखें गाजा में क्या हुआ है, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है, दोनों के पास फौजें हैं और दोनों बड़ी जबरदस्त फौजें हैं, और इसके बाद जो तबाही होगी उसके बाद ये कब जाके कंस्ट्रक्शन दोबारा करेंगे। तो इफ आई वर टू डिसाइड, दोनों मुल्क बैठ के अपने फैसले कर लें और सार्क के फ्रेमवर्क में एक दूसरे के साथ रिश्ते दोबारा कायम करें, ये हो सकता है। बिल्कुल सर, अगर नहीं करते तो हम कितने भी अपने इंडियन गेस्ट को बुला लें, वो पाकिस्तान की गलतियां बताते जाएं, हम आपको बताते जाएं, हर दफा ये रिपीट ही होगा। नहीं सर, मैं गलती निकालने तो आया नहीं हूं, मैं तो दोस्ती करने आया हूं सर। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ से ये कंप्लेंट्स हैं, लेकिन व्हाट इज द वे आउट? देखिए उसमें चीज तो डॉक्टर साहब बिल्कुल क्लियर होती है। अमित जी, एक बात तो बिल्कुल क्लियर होती है डॉक्टर साहब की बात से जी, अगर हम ऑप्शंस अपने सामने रखें तो उसमें जंग तो बिल्कुल एक ऑप्शन नहीं है। एब्सोल्युटली, वो हमने गजा में देख लिया, यूक्रेन में देख लिया, मलबे पड़े हुए हैं। अगर तो ये चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अब शहर हमारे ये मलबों में बदल जाएं और यहाँ पे 10-20 करोड़ लोग जो हैं वो भूखों मर जाएं, यानी ये नतीजा है ना, उसका कैलकुलेट करके देखें कि उसका स्केल ऑफ डेवस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन क्या होगा। सो इज दैट व्हाट वी वांट? नो, ये बात तो चले इसको तो शेल्फ पे रख दें कि ये बात तो बिल्कुल सही बात, टेबल पे अंडर डिस्कशन ही नहीं है कि हम ऐसा करेंगे कभी। तो अब फिर रास्ता क्या रह जाता है एक दूसरे के लिए, ये अब आप बताइए। सर, रास्ता एक ही है, लोगों को इकोनॉमी का टेस्ट करवाना, प्रॉस्पेरिटी का टेस्ट करवाना। जो हिंदुस्तान में, मैं आपको अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी वही था कि जब लोग प्रॉस्पेरिटी को टेस्ट कर लेंगे ना, वो सब भूल जाएंगे सर, सब भूल जाएंगे सर। गॉड फॉरबिड कभी बात यहां तक आ गई कॉन्फ्लिक्ट में, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, दोनों साइड न्यूक्लियर वेपन्स, हमारी 2/3 पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी। बिल्कुल सही है जी जी, अनइनहेबिटेबल हो जाएगा ये पूरा सब कॉन्टिनेंट। दैट्स करेक्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्ती करो और पुराने जो दुख दर्द है उनको भूल के, यार ये नेल्सन मंडेला ने क्या किया, he forgave the whites for all the wrongs they did। इस किस्म की सोच लेके दोनों तरफ से लोग आ सकते हैं। एक आइडिया है अमित जी, अभी हमने देखा जो आपने बात की कि गोरे हमारे दोस्त नहीं है, हमने देखा अमृतसर में जिस तरह से ट्रम्प साहब ने इंडियंस को भिजवाया, सच्ची बात बताएं अच्छा नहीं लगा वो देख के। इट वाज वेरी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे भी बहुत दुख हुआ देख के कि ये बेचारे लोगों ने किस तरह पैसे पूछे दे के इनको पहुंचे होंगे, उनको बेचारों को भेज दिए। हाँ, हमारे यहाँ से भी जाते हैं, इनके सभी तरफ जाते हैं, लेकिन जो वो उसके अंदर एक जो ह्यूमिलिएशन का था, इट वाज नॉट, अच्छा नहीं लगा वो देख के। सो ये एक दूसरे की, सबसे पहले तो देखिए एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स और मिजरीज को सेलिब्रेट करना बंद करें। बहुत बड़ी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी मुश्किल आ सकती है, उसको सेलिब्रेट ना किया जाए, बल्कि उसमें एक दूसरे के लिए जरा अच्छे अल्फाज और एक सेंसिबल होना चाहिए दूसरे के लिए। सेंसिबल इज द वर्ड, सेंसिबल इज द वर्ड, टू सेंड आउट अ गुड सिग्नल टू द अदर साइड। बिल्कुल सही बात। ये जो एनिमिटी का जो एक दिलों में है, अगर आपकी तरफ से हमारी कोई परेशानी में कोई अच्छा जेस्चर आएगा तो उससे सारा माहौल बदलता है। बहुत बदलता है। एक शेर पंजाबी का है
इजाजत दें तो सुना दूं, एक शेर है अरे सर बिल्कुल, अरे सियाग साहब, पीछे तो वैसे हमारे पंजाबियों में तो है हमारे सर। हमारे सूफी हुए हैं मियां मोहम्मद बख्श, उनका एक शेर है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, हाँ जी। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। हाँ जी। यानी कि दुश्मन मरे तो उसकी खुशी ना करो, एक दिन तुम्हारा जो महबूब है उसने भी मर जाना है। हम्म। तो दूसरों के दुख का हिस्सा बनो, बजाय कि दूसरों के दुख को आप उसका मजाक उड़ाएं, ये करें जो तो आजकल वैसे माफ करना जी इंडिया में बहुत हो रहा है कि हम कामयाब हैं, तुम नाकाम हो, वाई शुड बी मेक फ्रेंड्स विथ यू, वाई शुड बी हैव दिस एंड दैट विथ यू। इंडिया के अंदर एक इस किस्म की ये जो है ना ट्रॉल्स, वो बड़ी बदतमीजी, बड़ी इस किस्म की एरोगेंस शो करते हैं इसके लिए कि जर्मन तुम लोग वर्ड तो है हाँ शेडन फ्रॉइडा। इसका मतलब होता है टेकिंग डिलाइट इन अदर पीपल्स मिजरी। दैट्स दूसरों करेक्ट। क्या क्या कहा था आपने दोबारा डॉक्टर साहब? शेडन फ्रॉइडा, दैट्स अच्छा द जर्मन वर्ड। दूसरों की तकलीफ को एंजॉय करना हाँ, या मिजरी। ये मैं समझता हूँ बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की नहीं बात सर, ये है। बिल्कुल साइकोलॉजिकल दुख की बात प्रॉब्लम। है कि सर किसी की भी, सर देखिए, आप अगर आप अगर दीन पे या धर्म पे विश्वास रखते हैं, कोई भी धर्म पे विश्वास रखते हैं, और आपके अंदर प्यार और दया, मतलब ये दो चीज अगर आपके अंदर नहीं आ रही है, तो आप धार्मिक धार्मिक आदमी नहीं हो, आप गलत रास्ते पे हो। भाई धर्म का मतलब यही होता है कि आपके अंदर दो क्वालिटी आना बहुत जरूरी है, एक तो प्यार, एक आपके अंदर करुणा, दया। और इंडिया के अंदर जैसे, मतलब ये, मतलब कि आप घमंड नहीं है बोलूंगा मैं, दे आर नाउ कि यार अब क्या करें, बताओ, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं लोग भी कि वो करें क्या, आगे बढ़ो अब आगे। क्योंकि बात क्या है इसमें, हसन साहब, इसमें बात क्या है कि अब जो नई पीढ़ी है ना, वो चाहती है कि ये पुरानी चीजों से हम निकलें बाहर। मतलब अब जैसे मैं बेंगलोर में रहता हूँ सर, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। अब मैं अगेन आई एम नॉट मेकिंग इट कि आई एम सुपीरियर और समथिंग इज इन्फीरियर, और मतलब आई एम जस्ट मेकिंग इज अ वेरी लेवल प्लेइंग थिंग आई एम टेलिंग यू। मैं यहाँ पे लोगों को देखता हूँ कि उनकी जो टॉक्स है वो अब हो गई है कि मुझे स्टार्टअप खोलना है, मेरे को नई कंपनी बनानी है, मेरे को नया टेक्नोलॉजी लेके आनी है, मेरे को ये करनी है। नाउ पीपल डोंट वांट टू सी दैट पास्ट। और देखो, अगर कोई इंसान अपने ऊपर घमंड कर रहा है तो वो घमंड तो नहीं चलेगा बॉस, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं चला आज तक। नहीं घमंड बट नहीं, लेकिन आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें, वो आपका हक है, बिल्कुल एंजॉय बिल्कुल बिल्कुल, करें। अब हम ये यू चाहते हैव हैं अ सर गुड कि लाइफ, जब एंजॉय योरसेल्फ। हमारे साथ बगल में, जैसे आप बेंगलोर की बात करेंगे, मेरे को बेंगलोर में पूरे वर्ल्ड के लोग रहते हैं, सियाग साहब यहाँ आके रहे हुए हैं, आपको पूरा वर्ल्ड के लोग मिलेंगे, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मतलब कहाँ के लोग नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो हम लोग का लेकिन ये कहना है कि भाई होता है ना एक, अमित जी, बात आ रही है जहन में कि वो जी जब कोई खानदान में कोई अमीर हो जाता है तो वो सबसे पहले जब नई गाड़ी खरीदता है तो अपने गरीब रिश्तेदारों के यहाँ जाता है दिखाने के लिए कि देखो यू आर स्टिल पुअर एंड आई एम रिच। ये एक एटीट्यूड है यहाँ पे नहीं लोगों नहीं नहीं का। सर, ये एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि सर हम लोग का, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अपना सेकंड थर्ड पॉइंट स्टार्ट करता हूँ कि मैं 75 बॉर्न हूँ, मैं 75 को बॉर्न हुआ हूँ मैं। जो 80 और 90 का समय था इंडिया के लिए, वो समय इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट समय था। मतलब हमने अपने पापा को देखा है बहुत स्ट्रगल करते हुए, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक एक रुपए बचा बचा के कमाते हुए देखा है हम लोगों ने। और 80-90 में इंडिया में सारी प्रॉब्लम थी, सिख राइट्स हुए, जैसे आपके स्टार्टिंग में ही बताया, सिख राइट्स हुए, इश्तियाक साहब को मालूम होगा, मंडल आयोग लगा, इंदिरा गांधी की डेथ हुई, और क्या कहते हैं अपना, हम लोग का इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो जब मैं 10-15 साल का था ना, तो हमारे सामने एक बिल्कुल डार्क अंधेरा था हमारे सामने, एकदम बिल्कुल, कि भैया हमारा होगा क्या, क्योंकि बहुत बुरे हालत थे, कश्मीर में लफड़ा चल रहा था। क्योंकि उस समय हम लोग कमजोर थे, हम लोग बहुत कमजोर थे, हमारी इकोनॉमी बड़ी कमजोर थी। फिर 91, मैं ये डिकेड की बात कर रहा हूँ, 80 टू 90, 90 टू 2000 की मैं आपको बात बताऊं इंडिया के बारे में। तो इंडिया में आप लोग चाहे माने या लोग जो भी बोलें, हमारे मनमोहन सिंह जी ने 91 में एक इंडिया में चेंज लेके आए, बहुत बड़ा उन्होंने
एक हार्ड, एक बड़ा दिल रख के उन्होंने किया ये काम, उन्होंने ये बड़ा दिल रख के काम किया। तो मैं बोलूंगा कि जो इंडिया की, आपको बोलूं मैं कि इट्स अ डेकेड ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। 90 टू 2000 वो चाइना हमसे लेके चला गया, पूरा बाजी ले गया। हम लोग केवल इकोनॉमिक पॉलिसीज में फंसे रहे और हम लोग बस इस सब में फंसे रहे। हम लोग, दैट वाज अ मिसिंग डेकेड। हम लोग की फिर 2000 से लेके 2010 तक जो हम लोग का समय था, हम लोग को सुगबुगाहट चालू हुई हमारे अंदर कि भाई अब इकोनॉमिक, अब ब्रिजेस बनाओ, पोर्ट बनाओ, ये बनाओ, इकोनॉमिक चालू हुई। और 2010 के बाद में से लेके आज हम 2025 में बैठे हैं सर, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इंडिया। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आया। एंड अगर ये कोई आदमी नेट में ट्रोल करता है कि भैया हम पैसे वाले या होते हैं, तो वो तो बहुत, वो इसका मतलब उसने पैसा देखा नहीं जिंदगी में। ये कहते हैं ना कि कहावत है कि नए नए पैसे वालों के घर मत जाना, वो हर चीज की कीमत बताते हैं। हाँ तो बिल्कुल। वो सर, तो एक है सर, कुछ लोग हैं उनको नया नया दिखा है, तो थोड़े से नए नए हो जाते हैं। जिसने पैसा उसी के पास टिकता है और इज्जत उसके पास टिकती है, जो हम्बल होता है, जो सर झुकाता है, उसी के पास पैसे टिकते हैं। तो ठीक है, मैं मानता हूं कुछ लोगों को पैसा थोड़ा सा चंचल है, बढ़ जाता है। अब मेरे जैसे आदमी, जो कोई, मेरे पिताजी ने मेरे को हमेशा डिसिप्लिन रखा। मेरे को, आई थैंक्स टू माय फादर, कि जब मैंने एक बार एक अपने सेवाधारी से बदतमीजी से बात करी तो मुझे झापड़ मारा कि तुमने उससे बात कैसे करी। तो ये अपने अपने संस्कार के ऊपर भी डिपेंड करता है सर, अपनी फैमिली के। मैं अपने स्टाफ को अपनी फैमिली जैसा मानता हूं सर। तो ये जो अब चेंज आया है इंडिया में 15 सालों में, ये घमंड करने का समय नहीं है सर। ये समय है अपने आप को एक इवॉल्व करने का समय हमारे पास में। हम लोग में एक जोश आया है कि हाँ, हम लोग को अब एक देश को कुछ बनाना है, कुछ करना है। हम लोगों को अपने आप पे जोश आया है, एक अंदर पे आया है। और घमंड करने वाले 20 लोग हैं, उनको आप डिलीट कर दीजिए सर। वो लोग तो हमेशा रहेंगे, वो तो जब उनके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी वो ऐसे ही करेंगे। मैं, अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं सबसे पहले अपने भाई को उठाऊंगा, मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, मैं अपने परिवार को उठाऊंगा, फिर अपने सोसाइटी को उठाऊंगा। और इश्तियाक साहब भी यहाँ आए थे सर। इंडिया का, अगेन मैं बोलता हूँ, कल्चर अलग है। हम लोगों का एक ही है चीज की, सोसाइटी को और अपने देश को उठाना है ऊपर। ये है हमारा। नहीं, इंडिया के अंदर मैं 10 साल के बाद मेरी बीवी आई थी, उसने कहा कि जी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। मैं तो आता रहता था, लेकिन शी केम आफ्टर 2013, तो उसने कहा इंडिया तो बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया बहुत डेवलपमेंट की है, इसमें कोई शक सर। नहीं। अच्छा साहब, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग इंडिया हो। आपको मालूम है, जो सुधा मूर्ति, जहां मैं जरूर बैंगलोर में रहता हूँ। अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जी यहाँ पे जो बड़े हार्ड लाइनर लोग भी हैं, वो जी जी इंडिया के बारे में, वो मोदी साहब की और उनके साथ जो बहुत 2-4-5 लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट है। वो इसलिए कि एज इंडियन लीडर्स दे आर वेरी ट्रू टू देयर नेशन एंड दे हैव डन वेरी वेल फॉर देयर कंट्री। तो दैट्स उसमें राइट, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। उस बारे में तो वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि उनकी अपनी नेशन के साथ एज इंडियन लीडर वो बहुत पॉजिटिव बात है। और वो हमारे अपने मसाइल हैं, हमारी अपनी डायनामिक्स हैं। वो शायद आपको इंडिया में रह के आप तो सिर्फ इस तरह से उसको समराइज कर लेते हैं कि पाकिस्तान में इतने साल मिलिट्री रूल रहा और यहाँ का सिस्टम ऐसा है, बट there are other complexities in addition to this. ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है पाकिस्तान के बारे में। अगर उसको इसी तरह से देख के तो इसको समअप कर दिया जाए कि ये क्या है, there are very different sides to everything. सर, इसमें मैं थोड़ा सा आपका पॉइंट रखूंगा सर। कभी उस मौजू पे जाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे कि हमें समझने के लिए क्या समझना जरूरी है। तो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स रही हैं, और जाहिर है जब आप एक नेशनल हिस्ट्री होती है, उसमें कुछ डिसीजंस अच्छे भी होते हैं, कुछ गलत भी साबित हो जाते हैं। So now we are very well aware of the mistakes that we have made, and I think हमने इतना ओपन माइंडेडली खुद को रिव्यू किया है पिछले सालों में
इतना जी। सेल्फ क्रिटिकल भी रहे हैं, गैर जरूरी तौर पे भी सेल्फ क्रिटिकल हुए हैं, लेकिन उससे हमें ये फायदा हुआ है कि हम वी आर इन अ गुड पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि अब हमें आगे किधर जाना है, क्या डायरेक्शन लेनी है। सर आपको आगे कहीं नहीं जाना, आपको जो भी आपके पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, केवल इनसे आप हाथ मिला लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप डॉक्टर साहब, इतने से ईरान से आप हाथ मिला लीजिए, अफगानिस्तान से हाथ मिला लीजिए, इंडिया से हाथ मिला लीजिए, और आप मेरी एक और है कि हाथ एक दूसरे से मिला लें, और ये बिल्कुल। जो वेस्टर्न वर्ल्ड का है ना, ये मैनिपुलेशन, इसको दूर रखें, इसको दोबारा वापस ना आने दें। सर मैं इन्होंने जो हाँ, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ सर। मैं क्योंकि जी अपन जी एक बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, कैथोलिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो मेरी आदत थी लड़ाई करने की सर, मैं बहुत लड़ाई करता था मैं सबसे, और पापा थे सर के ऊपर, बड़ा भाई था सर के ऊपर, तो लड़ाई करने की आदत ऐसे ही बन जाती थी, पापा बहुत प्यार करते थे। तो एक बार मेरे को मेरे चर्च के फादर ने बुलाया और बैठाया मेरे को, तो मुझे लगा बुलाए हैं मेरे को, मारेंगे पीटेंगे और क्या करेंगे, कि मैं तुम कल से बदमाशी मत करना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अमित व्हाट यू डू, तो मैंने कहा माय फादर इज अ बिजनेसमैन। तो बोले कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ योर फादर इज डूइंग बिजनेस फाइटिंग विद एवरीवन। यार मैंने कहा वो बात मुझे बड़ी एक लाइन, कुछ बातें होती है ना जो आदमी को दिल में चुभ जाती हैं। तो मैंने कहा यार ये बात तो बहुत सही बोल रहा है कि यार ये हम कैसे बिजनेस करेंगे सबसे लड़ाई करके। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ सर, मैं आज अपनी कि मैं एक बार मैंने ना मैंने एक संगठन ज्वाइन कर लिया था मैंने एक ठो, और बड़ा मैं उसमें पागल वागल हो गया था। तो मुझे पापा ने एक बार बुलाया, पापा ने बुलाया, बोला अमित तुम इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा ये मैंने संगठन ज्वाइन कर लिया। बोले नहीं, ज्वाइन नहीं करना। क्यों। बोले नहीं, वी आर बिजनेसमैन। हम लोग ऐसे, मैं आपको अपना थोड़ा सा देना भूल गया कि आई एम मारवाड़ी, तो हम लोग बड़े फेमस होते हैं बिजनेस के लिए। तो हम लोग पहले गालियां थी ना, पहले टाटा बिरला की औलाद हो, तो बिरला जो है वो हमारी कम्युनिटी के। एनीवे आई एम नॉट इन कास्टिज्म मोड, बट एक बता रहा हूँ आपको कि हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं बिरला। फैमिली तो होती है। हाँ हाँ बस वही बात है। तो मेरे पापा ने मुझे डांटा, बोले तुम भी ये सब ज्वाइन मत करो, तुम बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन शुड नॉट डू एनीथिंग अदर देन बिजनेस। सर अब दुनिया चल रही है इकोनॉमी से, और इकोनॉमी ही आदमी की जरूरत। सर आप एक पिता हैं, आपके बच्चे जब एक फलेंगे फूलेंगे अच्छा काम करेंगे, तो there is, आपको और चाहिए क्या सर, मुझे बताइए आप, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। That's all we बस want ये हम भी कि चाहते हैं, ये हम हर माँ बाप का यही है कि मेरा बेटा जो है, मेरा बेटी है वो एक। बट मैं आपको इसमें सर एक और चीज बोलूंगा सर, कि हम लोग भी एक बहुत कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हैं, इंडिया निकला है। आज जैसे मैं एक मिडिल क्लास हूं, हम लोगों ने अपनी कंजर्वेटिव चीजों को निकाला है, हम लोगों ने एक एक करके जैसे चीजों को निकाला है, क्योंकि कंजर्वेटिव सोसाइटी ना सर प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी सर। अब कंजर्वेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है, जैसे कि आज हमारे यहाँ कास्टिज्म है, हमने स्वीकार किया है कास्टिज्म हमारे यहाँ, लेकिन अब जो हमारे यहाँ मिडिल क्लास आ रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है अदर कास्ट के यहाँ शादियों में, अभी अदर रिलीजन में नहीं कर रहा, लेकिन अदर कास्ट में कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे जैसे आज प्रॉस्पेरिटी का, आप कंजर्वेटिव को छोड़ोगे, आज जैसे मैं आपको अब बेंगलोर के बारे में बताऊं तो यहाँ लड़कियां ज्यादा काम कर रही हैं लड़कों से ज्यादा। अश्तियाक साहब ने देखा भी था यहाँ पे आके अपनी आंखों से। बहुत ओपननेस है इस बात। हाँ तो ये मैं कहना चाहता हूँ सर, मैं हम कि हैरान होते हैं कि हमारे बारे में कोई सोचे कि भाई हम यहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं देते। हमारे यहाँ तो ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं इस वक्त, स्कूलों कॉलेजों में ज्यादा एनरोलमेंट, आई एम श्योर के इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट है वो लड़कियों की ज्यादा है। असद साहब आपसे मैं दिल की बात कह रहा हूँ, मेरी आंखों की जब प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे को बिजनेस बंद करने की नौबत आ गई थी मेरे पास में। अगर मेरी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं होती और वो बिजनेस को नहीं संभालती तो मैं आज बिजनेस बंद करना पड़ता मेरे को। सर हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है उनका, हैट्स ऑफ टू सर, एक बहुत बड़ा सर, ये इश्तियाक साहब तो मेरे शोरूम में भी आए हुए, मेरे दुकान में भी आए हुए हैं। तो सर हस्बैंड वाइफ का आज की डेट में जिस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं, यू शुड इन्वॉल्व योर वाइफ इन योर, सर ओपननेस छोड़ दो, ये ओपननेस वर्ड का हटा दो भाई, एवरीबॉडी हैज गॉट हिज ओन माइंडसेट, बट यू शुड मेक योर वाइफ एंड योर डॉटर पार्ट ऑफ योर बिजनेस और योर डील।
ये अलग नहीं रख सकते सर आप उनको, नहीं तो बहुत दिक्कतें होती हैं सर, बहुत दिक्कतें होती है। इश्तियाक साहब आप इसके बारे में कुछ आप चाहूंगा? आई एग्री, बिल्कुल आप बिल्कुल। अपना जरा आज की गुफ्तगू का एक ओवरव्यू दीजिए, फिर इजाजत लेते हैं। इतने हम महव हो गए इसमें कि अंदाजा भी नहीं हुआ कि हमारा वक्त ही पूरा हो गया है। मैं चाहता था कि अमित जी जो है ना, वो बिल्कुल सियासत और इसके अलावा जो जिंदगी का अपना एक्सपीरियंस है उसकी बात करें, और आज इन्होंने उसी हवाले से बातें की है। और मैं समझता हूँ ये आपने पर्सपेक्टिव, आपने इतने अच्छे दोस्त से मिलाया। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक लाहौर, मेरे को इश्तियाक साहब ने बहुत लोगों से मिलवाया है, बहुत सारे आइए। यूट्यूबर से मिलवाया मेरे को। हम डॉक्टर लोगों ने बड़ी कोशिश की। जफर जो है ये यही जी, समझे मेरे छोटे भाई हैं, हम बहुत इतने बढ़िया। करीब हैं। बड़ा हाँ, बड़ी बस सर, बड़ी मोहब्बत आपकी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी ये जरूर आइए। मेरी मैं आपको अपनी आंखों का बताता हूँ कि मेरी आंखों की जो प्रॉब्लम हुई, ये ड्यू टू डायबिटीज का भी एक रीजन था और कई रीजन थे इसके कारण। और मेरे करीबन 6-7 ऑपरेशन भी हुए सर, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर यहीं पे एक स्पिरिचुअलिटी आती है कि यहाँ पे रविशंकर जी का एक बहुत बड़े गुरु जी हैं हमारे, उनका एक आश्रम है और आयुर्वेदिक में आंखों का इलाज बहुत अच्छा किया हुआ है। तो मैं उसके सेंटर में गया, तो पहले तो मुझे भरोसा नहीं था सर, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना बॉम्बे चेन्नई इतना घूम के आया, इतना इलाज करवाने की कोशिश करी, मेरे को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि वहां जाके मेरा इलाज ठीक होगा। लेकिन सर जब मैंने वहां पे इलाज कराया तो मेरी आंखों की रोशनी बहुत बढ़ गई। आज मैं अपना सारा काम कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा मेरे को रात में चलने में होता है, लेकिन ये स्ट्रगल में मैंने एक चीज सीखी सर, मैंने एक चीज देखा है जो नेल्सन मंडेला जी ने बोला है कि जो दुख आते हैं ना आपकी जिंदगी में, वो एक आपके अंदर एक माइनिंग करते हैं। आप इस दुख के बाद में, मेरे को दूसरों के दुख देखे नहीं जाते सर। चलिए, और अगर ये दुख नहीं आता मेरे पास में तो मैं भी सर बिजनेस कर रहा होता अपना, 1 कार लो, 2 कार लो, 3 कार लो, 4 कार लो, 1 बंगले बनाओ। अब मैं चाहता हूं, मैं एक मतलब कि लोगों के दुख सुख को समझने लग गया सर मैं इस दुख के बाद में सर, बस यही इसका पॉजिटिव पॉइंट है सर। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर ये गुफ्तगू। बहुत वेरी काइंड ऑफ यू, इट वाज लवली। बहुत अच्छा वक्त आपके साथ इस गुफ्तगू में गुजरा हमारा। आप लोगों को देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान थैंक यू जिंदाबाद। सर, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, थैंक यू।